गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री मैनिया में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने बात की कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आगे आपका हेनरीज लॉ क्या होता है आपका, जैसे आगे आपका कि जो स्कूबा डाइविंग है वहाँ पे हम किस प्रकार से क्या किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी वगैरह होती है, बैंड्स क्या होता है, एनोक्सिया क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो अब देखिए, सबसे बात करें हम पहले गैसेस हैं। अब गैस जो है, गैस हमेशा उसका गैस का मास नहीं होता, गैस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो जो गैसों की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, तो हम उसे वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जब कभी भी किसी गैस को किसी लिक्विड के कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है, तो लिक्विड क्या करता है, उस गैस को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वो जो अमाउंट है गैस का वो उस सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो किस टर्म में शो की जाती है, एब्जॉर्प्शन की टर्म में जो शो की जाती है। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू बंसेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को समझाने के लिए एक केमिस्ट है जिसका नाम था बंसेन। तो बंसेन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू बंसेन बंसेन solubility of gases in liquid is expressed by absorption coefficient. एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कि किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में गैसों की सॉल्युबिलिटी को किसने एक्सप्लेन किया, बंसेन ने। और इन्होंने बताया कि गैसों की सॉल्युबिलिटी जो होती है उसको हम किस टर्म में डिफाइन करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, आगे बात समझिए। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अब ये होता क्या है, देखिए, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट is defined as the volume of gas dissolved in definite volume of solvent at NTP। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, that is at certain temperature and 1 atmospheric pressure is called as absorption coefficient। तो एनटीपी पर किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के डेफिनेट वॉल्यूम में किसी गैस का जितना वॉल्यूम डिसॉल्व होता है उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। हमने कह दिया कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम है, इट मींस ये इसका मतलब क्या होगा कि जो गैस डिसॉल्व है सॉल्वेंट में वो भी क्या है, कम डिसॉल्व है। हमने कह दिया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, इट मींस इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि जो गैस डिसॉल्व है
उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है आपका। एट एनटीपी the volume of gas in unit volume of solvent, the volume of gas dissolve at NTP, the volume of gas dissolve in unit volume of solvent is 22.4 लीटर। जनरली किसी भी सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में जो गैस डिजोल्व होती है एनटीपी पर, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ग्रेटर इज सॉल्युबिलिटी। तो solubility of gas is directly proportional absorption coefficient। समझ में आ गई बेटा जी बात। चलिए अब हम बात करते हैं कि गैसों की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर affecting solubility of gases in liquid। देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ गैस। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, टेम्परेचर। फोर्थ, presence of an electrolyte। और लास्ट एंड फाइनल, फिफ्थ, प्रेशर। तो ये 5 फैक्टर हैं जो गैसों की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। पहला, नेचर ऑफ गैस। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, टेम्परेचर। फोर्थ, प्रेशर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और फिफ्थ, प्रेशर। ये 5 पॉइंट जो है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए इसको, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ गैस। अब नेचर ऑफ गैस में क्या होगा कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनको अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो वो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट फर्दर आयोनाइज हो जाता है। तो ऐसी गैस जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करती है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट फर्दर आयोनाइज हो जाता है, उन गैसों की सॉल्युबिलिटी ऐसी गैसों से ज्यादा होगी जो सॉल्वेंट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करती है। समझ में आई बात? तो लिखना, देखिए, those gases which formed product on dissolving in solvent, and this product will further ionized are more soluble
than those gases which do not react with solvent। ठीक है बेटा, तो ऐसी गैस जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट का फर्दर आयनाइजेशन हो जाता है, तो उन गैसों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उन गैसों से जो सॉल्वेंट के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट ले लिया H2O, तो जैसे SO2 को आप H2 में डिसॉल्व करेंगे ये बना देगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। हो गया, इसको फर्दर आयनाइज कीजिए, इसमें आयनाइज होगा 2H प्लस प्लस SO3 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो देखिए H प्लस हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन में डिकम्पोज हो रहा है। और देखिए CO2 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा H2CO3, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। तो ये किस को बोल रहा, 2H प्लस एक्वस प्लस CO3 माइनस 2 एक्वस। हो गया आपका। और लिख लीजिए आप SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या बना देगा H2SO4 डिकम्पोज 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 माइनस 2 एक्वस। तो देख पा रहे हैं आप कि ये तीनों ही गैसेस सॉल्वेंट जो है आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके अलग अलग एसिड बना रहे हैं। पहले में सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे में कार्बोनिक एसिड और थर्ड में सल्फ्यूरिक एसिड। और ये एसिड जो बने हैं वो फर्दर आयनाइज भी हो रहे हैं। इट मींस इन गैसों की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि वाइल H2N2 हीलियम नियॉन do not react with solvent। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस में पहला तो ये होता है आपका। ठीक है, इसी में ही एक और आता है कि जिन गैसों के लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है एज कंपेयर टू ज्यादा होती है उन गैसों से जिनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ये भी नेचर ऑफ गैस में आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, absorption coefficient NH3 greater than HCl greater than SO2 greater than H2S greater than CO2 greater than ethylene C2H4 greater than O2 greater than H2 greater than helium। तो हीलियम के एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.009 होता है आपका, और इसके लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 7.99 देख सकते हैं। तो ज्यादा सॉल्युबल कौन सी गैस है, NH3 गैस है आपका। इसी में एक और एग्जांपल देखिए, NH3 भी बनाती है प्रोडक्ट NH3 प्लस H2O NH4OH, इट विल फर्दर आयनाइज NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो देख सकते हैं ये NH3 प्रोडक्ट भी बना रहा है, साथ साथ इसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी ज्यादा है। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी गैस की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? हीलियम का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0.009 है आपका। इट मींस ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, किसे, 7.99 से। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। आप कह सकते हो कि ये वाटर में इनसॉल्युबल भी होती है। क्लियर है? पहला पॉइंट समझ में आया आप सबको नेचर ऑफ गैस के बारे में। चलिए
दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के लिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम है तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे, या बोल सकते हो इसको आप सल्यूट डिजॉल्व सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि पोलर गैस जो है वो पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है। दैट इज पोलर gases are soluble in polar solvent while non-polar gases are soluble in non-polar solvent। ठीक है, जैसा गैस है, जैसी नेचर गैस की है, अगर वैसी ही नेचर सॉल्वेंट की होती है तो वो गैस उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी, अगर नेचर चेंज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, फर्क पड़ जाएगी। तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए HCl है, कैसी गैस है, पोलर गैस है, किसमें डिजॉल्व होगी, वाटर में। वाटर कैसा है, पोलर। ठीक है, ऐसे हीलियम कैसी गैस है, नॉन पोलर। तो ये वाटर में क्या होगी, इनसॉल्युबल। तो फिर डिजॉल्व किसमें करेंगे इसको, नॉन पोलर में, CCl4 में क्या होगी, सॉल्युबल। ठीक है, देखिए इसको, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस प्रकार से गैसों की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो यहां पे रूल कौन सा लगेगा, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। ली चैटिलियर प्रिंसिपल, जो आप 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है, देखिए, कोई गैस प्लस सॉल्वेंट डिसॉल्व किया, क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अब अगर इस गैस को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो या तो ये गैस हीट बाहर निकालेगी। अगर कोई गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो हीट बाहर निकाल रहा है, इट मीन्स रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर किसी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो रिएक्शन होगी कौन सी, एंडोथर्मिक। तो सॉल्यूशन डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, लास्ट वीडियो में बताया था डेल्टा H की वैल्यू की नेगेटिव कब होती है। देखो डेल्टा H क्या होगा आपका, HP माइनस HR, मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, हीट ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, तो ये नेगेटिव कब होगा, यहां ये नेगेटिव कब होगा, जब दोनों में से ज्यादा कौन सी होगी, HR हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस केस में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इट मींस रिएक्शन में जब आप गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो हीट बाहर इवॉल्व करेगा। तो यहां ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर निकाल रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी
कम हो जाएगी। क्यों? ली चैटरजी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन, प्रेशर में चेंज किया जाए तो इफेक्ट जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप उस डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज या तो खत्म हो जाए या फिर कम हो जाए। तो यहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखा होगा आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक जितना ज्यादा ठंडा होता है, CO2 गैस उसमें उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा CO2 गैस डिजोल्व होगी उसको पीना उतना क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखा होगा आपने कि अगर गर्म कोल्ड ड्रिंक है तो उसको हम एक साथ बॉटम से पी सकते हैं क्योंकि वहां पे CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर एकदम चिल्ड बोतल है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की चिल्ड बोतल है, तो वहां पे CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में हम पी तो सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ हम उसको पी पाएंगे। बॉटम से हम उसको एक साथ नहीं पी सकते। समझ आ गई बात? दूसरा देखिए, गैस प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बन रहा है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा H अभी बताया था HP माइनस HR, तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? दोनों से ज्यादा क्या होगा? P। तो HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आगे बात समझ, तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। रिएक्शन हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में अब इनको टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड है। जब किसी को टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो अगर आप उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आई बात? देखिए इसको, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सोच के देखिए कि अगर किसी सॉल्वेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, पहले से अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कर रखा है, तो बताओ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि पहले से ही उसमें हमने कुछ चीज डाल करके रखी हुई है। ठीक है, देखा है ना आपने कि अगर हम जनरल एग्जांपल देखें कि सपोज किसी इंसान को हमें खाना खिलाना हो और अगर वो चुपके से पहले से नाश्ता करके आया हो तो वो खाना क्या करेगा? कम खाएगा। तो अगर किसी भी सॉल्वेंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करके आपने पहले से रखा हुआ है तो उस कंडीशन में गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो when some amount of an electrolyte is dissolved in solvent, then the solubility of gas in liquid solvent decreases। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने वॉल्यूम को में गैस डिसॉल्व होती उतने वॉल्यूम को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? उस सॉल्ट ने, उस इलेक्ट्रोलाइट ने ऑक्यूपाई कर रखा है। 4 पॉइंट हो गए। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो गैस कैसी होती है? कंप्रेसिबल। गैसेस आर कंप्रेसिबल, इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। तो जब गैस को कंप्रेस कर सकते हैं तो हम प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगी, कांटेक्ट में ज़्यादा आएगी तो सॉल्वेंट उस गैस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा
मान लीजिए ये आपका कोई भी गैस है, ये कोई कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट भरा हुआ है, सपोज पानी भरा हुआ है, ये आपका है सॉल्वेंट। अब यहां कोई गैस है, दिख रहा है गैस के बीच में वैकेंसी या जो स्पेस है इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस वो ज़्यादा है। यहाँ लगा दिया आपने पिस्टन P, अब इसको नीचे की ओर प्रेस कर रहे हो, जब प्रेस करोगे तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, कवर्ड हो जाएगी। कवर्ड होते ही ये मॉलिक्यूल पास पर आएंगे, तो ये जब मॉलिक्यूल इस लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे तो इसमें सॉल्युबल हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gases is directly proportional to the pressure। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो solubility बढ़ेगी। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए लिखा है कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सोथर्मिक, इसलिए हमने टेम्परेचर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी। प्रेशर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा किसने कहा, हेनरी ने। तो इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये 5 पॉइंट हैं जो गैसों की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात की हमने किसकी, नेचर ऑफ गैस की। तो ऐसी गैस जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करने के बाद में वो क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, और प्रोडक्ट का फर्दर क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। तो ऐसी गैस जो सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शन करती हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगी, जबकि वो गैस जो सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती वो कम सॉल्युबल होगी। ये आप कह सकते हैं कि जिन गैसों के एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो वॉल्यूम जो गैस का डिसॉल्व है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कैसा है। अगर गैस पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, तब वो उसमें डिसॉल्व होगा। अगर नॉन पोलर गैस है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे HCl पोलर गैस है और वाटर वो भी पोलर सॉल्वेंट, तो HCl इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तीसरा पॉइंट आता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो हीट बाहर निकाल रहा है, इट मीन्स रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, तो वहाँ एक्सोथर्मिक होगी। तो इस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लीच चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ग्रेटर द टेम्परेचर लेसर द सॉल्युबिलिटी, लेसर द टेम्परेचर ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर किसी गैस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर वो हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। उस केस में उसको रिक्वायर्ड है टेम्परेचर, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप उसको देंगे सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल CO2 का देखा अपने हैं, सॉरी H2 का, हीलियम का, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, जबकि CO2 एक्सोथर्मिक। उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट पहले से डिसॉल्व हो तो सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती उतने वॉल्यूम को पहले से ही किसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट ने कर रखा है। और लास्ट प्रेशर, तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी गैस की जो सॉल्वेंट जो है आपका लिक्विड सॉल्वेंट, उसमें डेफिनेट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी देखिए आप इनके बारे में, समझ में आई बात। थैंक यू।